आज हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन देख रहे हैं और इसका फर्स्ट लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ जाने कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है, कौन सा टॉपिक है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर कवर होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन किस रिलेशन को बोलेंगे, इसके बीच में किसके बीच में रिलेशन होना चाहिए और क्या इसमें फीचर्स है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है और क्या ज़रूरत है पढ़ने का, क्या ज़रूरत पड़ा कि हमको इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना पड़ा। तो एक एक करके इंट्रोडक्शन हम लोग देखते चले जाएंगे कि क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि आपके सिलेबस में इंडस्ट्रियल रिलेशन नाम का एक टॉपिक डाल दिया गया पीजीटी में या बाकी सिलेबस में। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि इस टॉपिक को पढ़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी स्ट्रीम के लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री या मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। आप मैनेजमेंट और वर्कर के बीच जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। हम लोगों को जो स्पेशली पढ़ना है वो दो ही कि भाई वर्कर एक अलग कंपोनेंट अलग अलग है। अगर आप पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। इंडस्ट्री चलने के लिए वर्कर चाहिए, इंडस्ट्री चलने के लिए मैनेजमेंट भी चाहिए, और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन दो प्लेयर मेन होते हैं इंडस्ट्री के लिए, मैनेजमेंट और वर्कर। और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। तो यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है, औद्योगिक संबंध का अर्थ श्रम और प्रबंध, श्रम का मतलब लेबर और प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट के बीच के संबंध को अंतर क्रियात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। इट्स फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लेबर्स एंड मैनेजमेंट, कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे। तो उसके लिए जो हम लोगों को टर्म यूज़ करना पड़ता है वो क्या यूज़ करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब यहाँ दो पार्ट होते हैं इंडस्ट्री में, फिर बता दें हम, वो बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे, लेकिन मेजर जो पार्ट है इंडस्ट्री में वो दो है। एक है लेबर, एक अपने जगह पे एक पार्ट है लेबर, और दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने भाषा में सोचता है, अपने तरीके से सोचता है, लेबर अपने तरीके से सोचता है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। अब विवाद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हैं। हम लोगों को जनरली लगता है कि पैसे के कारण ज़्यादा विवाद होता है। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, झंझट होता है, वो पैसे को लेके होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके कारण होता है। किसी को बहुत बढ़िया पैसा मिल रहा है, अब बताइए सरकारी कर्मचारी को पैसा तो अच्छा मिलता है, फिर भी लड़ जाता है, फिर भी स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है। इसीलिए कि उसको सुविधाएं चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए, उसको प्रेस्टीज चाहिए। अगर किसी वर्कर को, मान लीजिए टाटा में काम करता है, 90,000 पेमेंट है, एक रिस्पेक्टिव सैलरी, 90,000 रिस्पेक्टिव सैलरी होता है, तो 90,000 अगर उसको पैसा मिल रहा है तो अच्छा सैलरी मिल रहा है। फिर भी विवाद इसलिए है कि एक जो उसका सीनियर ऑफिसर था वो गुस्से से एक तमाचा जड़ दिया। विवाद इस बात को लेकर, मारा कैसे वो। अब इसका मतलब यहाँ जो विवाद है वो फाइनेंशियल नहीं है, यहाँ जो विवाद है वो क्या है, प्रेस्टीज का है, सम्मान का है, कि आप मार कैसे दिए, आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री है और मतलब वर्कर हैं और मैनेजमेंट है तो लड़ाई होगा ही, झगड़ा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन कोशिश करना है कि इस डिस्प्यूट्स को जितना कम से कम कर सके। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब हमको इसके अंदर पढ़ना है रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इन अ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, किस तरह से रिलेशन बनाना चाहिए, ये हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है जो यहाँ बता रहा है। दूसरा क्या लिखा है, श्रम और प्रबंध दोनों अलग अलग मुद्दों पर, ध्यान दीजिएगा, लेबर हो या मैनेजमेंट हो, दो अलग अलग जो है, एक मुद्दा अगर है, एक कोई टॉपिक है, उस पर दोनों के अलग बोलता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जो दो पार्टी होता है, एक होता है लेबर, एक होता है मैनेजमेंट, अलग अलग डिफरेंट मुद्दे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। उसका अस्थायी आदेश निकालता है, द्विपक्षीय निपटारा करता है, एचआर प्रथा के जरिए करता है, अदालत के फैसले से करता है, कानूनी फैसले से करता है, सरकार के आदेश से करता है, या हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सारे तरीके जहाँ से वो ठीक करता है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई समस्या आ गया, कहाँ ठीक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट इज इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन डिफरेंट इशूज़। बहुत सारे इशूज़ होंगे, अलग अलग मुद्दे होंगे। मे बी द इशूज़ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, रोज़गार की शर्तों के आधार पर हो सकता है कि भैया हमको आप बोले थे कि 1 साल में सैलरी इंक्रीमेंट देंगे, आप नहीं दे रहे हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आप मेरे साथ जब एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करे थे तो वहाँ था कि आप महीने में 3 छुट्टी ले सकते हैं, आप काट दे रहे हो उसको 1 छुट्टी, गलत बात है। और क्या कर सकते हैं, कंडीशंस के आधार पर स्पेसिफाइड इन, देखिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स के आधार पर
बहुत सारे तरीके हैं ये सब सेटलमेंट के, HR प्रैक्टिसेस होता है। ये समझिए, अगर इसको समझना हो ना तो हम लोग के गाँव में जो झगड़े होते हैं ना उसको कैसे निपटारा करते हैं, तो ये सारे तरीके हैं। सबसे पहले खुद निपटारा कर लीजिए, अगर खुद नहीं होता है तो फिर डिस्प्यूट, जो आपका सेटलमेंट डिस्प्यूट्स मशीनरी है उसको दीजिए, वो अगर नहीं निपट पाता है तो HR मैनेजर को दीजिए, HR मैनेजर भी नहीं निपट पाता है, मामला एकदम संगीन होता जा रहा है और क्रिटिकल होता जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे बताइए। जब ये सब नहीं करेगा तो बाहर से आप या तो जो वर्कर का एसोसिएशन है जिसको हम लोग ट्रेड यूनियन बोलते हैं, ट्रेड यूनियन को बोलिए कि निपट दे इसको भाई। आखिर लेबर यूनियन जो है वो परेशान कर रहा है तो ट्रेड यूनियन को बोल दीजिए ठीक है, मेरे यहाँ जो वर्कर का विवाद चल रहा है, वर्कर बोलता है कि सैलरी को 30% इंक्रीज कर दो और मेरा सेल कम है, हम कहाँ से इंक्रीज करेंगे। तो बीच में कूदता है कौन, ट्रेड यूनियन। फिर ट्रेड यूनियन बोलता है तुम्हारा मुद्दा क्या है भैया, वर्कर इधर बैठा है, मैनेजमेंट इधर बैठा है, दोनों का बात सुनता है और फिर अपना डिसीजन देता है। मान लो कि वर्कर लोग ट्रेड यूनियन का भी बात मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं मानेंगे, तब मामला कहाँ जाएगा। तब देखिए फिर हड़ताल चल ही रहा है, सरकार इंटरफेयर करती बीच में। यार तुम लोग का क्या विवाद है, इतना दिन से तुम हड़ताल कर रहे हो, प्रोडक्शन का शॉर्टेज हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी जूता बनाती है और हड़ताल किया हुआ 1 साल से, 6 महीना से, तो जूता नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट सप्लाई कैसे होगा, शॉर्टेज हो जाएगा, सरकार इंटरफेयर करेगी। क्या बात है बताओ, आओ मेरे पास एक टेबल पर बैठो। तो एक टेबल पर बैठेगा, उसको बोलते हैं टेबल मीटिंग। टेबल पर बैठाएगी, सरकार के एक अधिकारी रहेंगे, बैठाएगा, बार्गेनिंग करके उसको ठीक करेगा। अगर फिर भी कोई आदमी इतना जिद्दी है कि मानने को तैयार नहीं, तो कोर्ट में चलो, कोर्ट में फैसला करते हैं। कंपनी बोली हम नहीं देंगे और वो बोलता है लेके मानेंगे, तो कोर्ट में फिर फैसला आता है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो आप जानते हैं कि मानना पड़ेगा, वहाँ कोई उपाय नहीं है। तो मामला कहाँ से जाता है, पहले इधर निपटाते हैं, नहीं निपटता, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सरकार इंटरफेयर करती है कि हम तुम लोग के मामले को, दोनों को बैठाते हैं, हम मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अगर सरकार के कहने पर भी कोई दोनों में से एक पार्टी मानने को तैयार नहीं है तो ऐसे में सरकार फोर्स तो नहीं कर सकती, सिर्फ समझा सकती है, कह सकती है। तो फिर बोलते हैं कि जाओ तुम लोग अब कुछ नहीं मानेंगे, जाओ कोर्ट में जाओ। गांव में क्या होता है, ज़मीन जायदाद का झगड़ा में भाई मानने को तैयार ही नहीं, बोले नहीं मानेंगे हम, तुम लोग बातें नहीं मानेंगे। तुम लोग जज है क्या, तो क्या करोगे आप। तो उस समय में सीधा जाना पड़ता है कि जाओ तुम लोग कोर्ट जाओ, कोर्ट जो बोलेगा वो तो मानोगे ना। तो यही बात यहाँ ध्यान देंगे। बहुत सारे मशीनरीज है सेटलमेंट को, डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए। अब हम लोग एक करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पार्टी कौन कौन है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो हम लोग तो अभी 2 ही पढ़े, एक वर्कर है, एक मैनेजमेंट है। अब देखिए कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक करके सबका नाम पढ़ते जाएंगे और वो लोग क्या करेगा, उनका रोल क्या है। तो पहला तो आप जानते हैं एम्प्लॉई, पहले हम सारे का नाम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला पार्टी का नाम क्या है, एम्प्लॉई, जिसको हम लोग वर्कर बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, एम्प्लॉई बोलते हैं, एक ही बात है। दूसरा पार्टी एम्प्लॉयर्स, मालिक, वो तो नौकर है। मतलब है कि अगर टाटा कंपनी के बारे में हम बात करें तो टाटा के जो वर्कर हैं एम्प्लॉई कहलाएंगे और टाटा कंपनी क्या कहलाएगी, एम्प्लॉयर कहलाएगी। मालिक, ध्यान दीजिए, मालिक का मतलब शेयर होल्डर्स, मालिक का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स। ध्यान दीजिए कंपनी में 2 अलग अलग पार्ट है, मैनेजमेंट अलग होता है, ऑनरशिप अलग होता है। मैनेजमेंट अलग होता है, ऑनरशिप अलग होता है, मतलब मालिक अलग होता है कंपनी में और चलाने वाला अलग होता है। तो ये एम्प्लॉयर है जो उसका रियल ऑनर है। उसके आगे चलते हैं। तीसरा पार्टी जो होगा वो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी अपना रोल देती है बीच में, है ना। अच्छा, शुरुआत में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करते थे, जाओ तुम्हारा मुद्दा है तुम समझो, तुम्हारी फैक्ट्री का लफड़ा है तुम समझो। लेकिन जब बाद में सरकार को लगा कि नहीं ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी इकॉनमी पर, हमारी इकॉनमी जो है इससे इनबैलेंस हो सकती है, तो सरकार इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दी। तो सरकार भी एक पार्टी है। उसके बाद एम्प्लॉयर एसोसिएशन, एम्प्लॉयर का जो कंपनियों का अपना एसोसिएशन होता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एसोचैम है भारत में, तो ये लोग भी एक पार्टी है जो मालिकों का अपना संघ है। फिर नीचे आएगा ये नौकरों का संघ है, ट्रेड यूनियन। भाई हम लोग का लेबर लोग का भी तो है, मालिक लोग का यूनियन आ गया तो हम लोग का यूनियन नहीं आएगा, हम लोग का भी यूनियन है। आगे पढ़ते हैं। जब उधर से नहीं सुधरेगा, मामला नहीं सलटेगा, तो फिर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, वहाँ भी जा सकते हैं आप अपने मामले को लेके। ये भी एक पार्टी है। अनदर पार्टी अगर बोलिएगा तो अगर ये देश तक मामला नहीं चलता तो चलिए इंटरनेशनल कोर्ट में चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, आपको पढ़ना है ज़बरदस्त, इससे क्वेश्चन आएगा। तो ILO भी है इसमें एक पार्टी। मामला अगर देश में नहीं सुधरा, देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, जाओ इंटरनेशनल लेबर कोर्ट में लेके जाओ, वहाँ हारोगे तब तो समझ में आएगा। तो वहाँ भी मामला सेटल्ड होता है। अभी आप उतना छोड़ दीजिए, जो ट्विटर वाला मामला सीधा जाएगा इंटरनेशनल लेबर कोर्ट में, वो मानने को तैयार नहीं है। सिस्टम क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय को जब आप छांटते हैं तो 1 महीना पहले उसको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो 1 महीना का उसको सैलरी देंगे। 1 महीना पहले उसको बता देंगे कि तुमको अगले महीना हम छांट रहे हैं, ताकि वो 1 महीना में जुगाड़ करे। और अगर नहीं दिए हैं, आप नहीं बताए, तो आप 1 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी उसको दीजिएगा।
और वो अचानक बोलता है सीधा कि भाई वर्कर तुम लोग सुबह शाम अपना आईडी ईमेल आईडी चेक करते रहना, कब किसका है ना रिमूवल लेटर चल जाएगा पता नहीं। ऐसे कैसे होता है? मतलब दूध में पड़े मक्खी हैं कि यूज़ किया, जब तुमको अपना मौका मिला तो फेंक देगा तुम बाहर निकाल के। तो वो लोग मामला लेके जा सकता है, अगर वहाँ उसको सुनवाई नहीं मिलता तो ILO जा सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जाके केस कर देगा कि सर ये तो हम लोग को एकदम दूध में पड़े मक्खी की तरह यूज़ किया, और आज जब हम लोगों को का ज़रूरत इसको नज़र नहीं आ रहा है तो हम लोग को उठा के फेंक दे रहा है, और वो भी ऐसे फेंक रहा है लगता है सुबह शाम दिल धड़क रहा है कि पता नहीं कब हमको रिमूवल कर देगा। सिस्टम बनाना चाहिए ना कि किसको रिमूव करेगा किसको नहीं रिमूव करेगा। ऐसे कैसे जिएगा आदमी? सुबह शाम इस टेंशन में है कि पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास एक ये भी पार्टी है, यहाँ भी आप जा सकते हैं अपने मामले को लेके। कोई दिक्कत है? तो इतने सारे प्लेयर्स होंगे, हम लोग एक एक करके सारे प्लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए शुरुआत से पढ़ते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं और क्या क्या उनका रोल है। चलिए सबसे पहले एम्प्लॉई से पढ़ते हैं। बोलता है संगठन को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला कार्यकर्ता एक आवश्यक संसाधन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो अपना सर्विसेज देता है वर्कर, वो एक रिसोर्सेज होता है कंपनी के लिए, और इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। आवश्यक संसाधन होता है और वांछित परिणाम उत्पन्न करने में योगदान देता है। यानी एक वर्कर जो है वो यहाँ लिखा है द वर्कर हु प्रोवाइड दियर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन आर एन इसेंशियल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट्स टू जनरेटिंग द डिजायर आउटपुट। ये ऐसा नहीं कि वर्कर कुछ नहीं है सर, वर्कर ही आपका मेन ह्यूमन रिसोर्स है, और यही है जिसके कारण आपका आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट जो है वो अचीव हो पाता है। आप चाहते हैं कि हम इस साल 4 लाख प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये तभी संभव है जब आपका वर्कर आपके साथ रहेगा, आपका लेबर आपके साथ रहेगा। वर्कर के बारे में तारीफ़ कर रहे हैं हम लोग, अभी सब तारीफ़ें लिखेंगे। अच्छा चीज़ बोलता है कि निम्नलिखित कुछ कारण है जिसके कारण कर्मचारियों को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखना उनके लिए उपयोगी लगता है। कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण लगता है कि वर्कर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट का। अगर अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा तो वर्कर अपना 100% नहीं देगा और हमारा इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा। क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, व्यवसाय संचालन में सुधार के लिए प्रबंधन के साथ अपने विचार सुझाव और विचार साझा करना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वर्कर को अपने साथ रखते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग करते समय आपका वर्कर इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सजेशन देता है, और अगर आप वर्कर को अपने साथ नहीं रखेंगे तो वो कुछ नहीं देगा। इसलिए बोलता है कि वर्कर को अपने साथ जरूर रखिए, वो वैल्यूएबल सजेशन देता है। अच्छा, क्यों सजेशन वो देगा? क्योंकि जहाँ वो काम कर रहा है ना, प्रॉब्लम वहीं पता चल रहा है। समझिएगा, आप टॉप लेवल बताइए, मुख्यमंत्री को यहाँ बैठे जो हैं उनको जनता की परेशानी क्यों नहीं दिखती है? आप लोग बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री को जनता की परेशानी क्यों नहीं दिखती है? बिल्कुल, उनको अपना कमरा से निकलना है, AC वाले कमरे से गाड़ी में बैठना है, रोड खाली है, लगता है सब ऐसा ही दुनिया चल रहा है। जैसे मेरे साथ हो रहा है सबके साथ ऐसे ही होगा, सब एकदम ऐसे ही AC वाले कमरे में बैठ के पूरा राज्य की जनता आराम से ज़िंदगी काट रही है। उसको नहीं मालूम, जिस दिन वो आएंगे देखेंगे कि क्या है, उस दिन समझ में आएगा। तो भैया घर से जाना है ऑफिस, ऑफिस से आना है घर, तो कहाँ से समझ में आएगा कि जनता क्या करी? उसी तरह मैनेजमेंट के साथ होता है। बताइए डायरेक्टर क्या करेगा? फैक्ट्री में कभी जाता है? कभी नहीं जाता। फैक्ट्री 10-15 फैक्ट्री कभी गया ही नहीं है। हो सकता है 5-7 साल में कभी किसी फैक्ट्री में खाली फीता काटने जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं देखेगा प्रॉब्लम क्या है। तो जो वहाँ रह रहा है ना, उसको रियल प्रॉब्लम पता है। अगर उसको आप अपने साथ बैठाते हैं डिसीजन मेकिंग में तो आपका डिसीजन परफेक्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि रिलेशन क्रिएट कीजिए लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में। आगे क्या लिखा है? और लेबर क्या करता है बिजनेस के लिए? तो लिखता है संगठनात्मक निर्णय लेने का एक हिस्सा बनता है। जिस दिन आप ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन ले रहे हैं उस दिन एक रोल प्ले करेगा, एक पार्ट बनेगा और काम करने की स्थिति में सुधार को सुनिश्चित करता है कि हम अपना वर्किंग कंडीशन कैसे ठीक करेंगे। ध्यान दीजिए, जिस दिन आपका वर्किंग कंडीशन अच्छा हो गया, ये लेबर आपका जो है वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के ऊपर भी काम देता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के ऊपर भी काम करता है कि आपका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा और आपका वर्किंग कंडीशन कैसे ठीक होगा, इसके ऊपर फोकस करता है, जोर देता है, जोरदार पुरजोर अपील करता है। अब उसको मैनेजमेंट में बैठा के रखिए, वो दे पता है कि सर नीचे जो लेबर काम कर रहे हैं उसको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारी परेशानियाँ आ रही है, इसको ठीक कीजिए, इसका वर्किंग कंडीशन अच्छा बनाइए तो वर्कर आपके अच्छे से काम करेंगे। और क्या है, और वर्कर क्या करता है? वर्कर का जो लीडर है क्या करता है? उनकी शिकायतों, समस्याओं और शिकायतों को बोलना और उसी के निवारण की मांग करना। वर्कर जो बैठा हुआ है मैनेजमेंट के सामने, वो क्या करता है? अपनी समस्या बताएगा कि मेरी ये समस्या है, हमको ठीक करके दीजिए। तो उसका मांग करेगा और अपनी शिकायत और समस्या को मालिक के सामने रख देगा, मैनेजमेंट के सामने रख देगा कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारी ये शिकायत हैं और अब इसको ठीक कीजिए। वर्कर का यही काम है। एम्प्लॉयर का क्या काम है? बोलता है एम्प्लॉयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिएगा, हर एम्प्लॉयर, हर मालिक
रिस्पॉन्सिबल है कि अपने वर्कर को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा जहां वो अच्छे से वर्क कर पाए, ये रिस्पॉन्सिबल है। वो बोलता है कि ए फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉइज, दे हैव मैनी राइट्स एंड पावर्स लाइक लेइंग ऑफ इनएफिशिएंट एम्प्लॉई, टेकिंग स्ट्रेटजिक डिसीजन सच अ मर्जर्स, एक्विजिशंस और शट डाउन्स। मतलब एक मालिक के पास बहुत सारे पावर्स हैं, लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि नियोक्ता कर्मचारी के लिए एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा। एक मालिक के पास बहुत सारे पावर हैं, जैसे वो वर्कर को क्या कर सकता है, हटा सकता है। किस वर्कर को हटा सकता है? जो वर्कर अक्षम का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट, यहाँ लिखा है देखिए, इनएफिशिएंट है। अब जो वर्कर अच्छा नहीं है, उसके अंदर परफॉर्मेंस करने की कैपेसिटी नहीं है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इनकैपेबल है, कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है, उसको ये हटा सकता है। मालिक के पास ये पावर है कि वो कभी भी हटा सकता है। और क्या लिखा है? बोलता है छांट सकता है सर, अधिग्रहण कर सकता है, विलय कर सकता है। विलय मतलब दो कंपनियां मर्ज कर सकता है, या इसके पास पावर है। मान लीजिए हम कंपनी के मालिक हैं, हमारे पास पावर है कि हम किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं। हमारे पास पावर है कि हम दूसरी कंपनी को जो है परचेस कर सकते हैं, अमलगमेट कर सकते हैं, उसके साथ होल्डिंग कंपनी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं किसी कंपनी को। ये मेरे पास पावर है, ये हम वर्कर से नहीं मांगेंगे, ये मैनेजमेंट को पावर है, ये एम्प्लॉयर को पावर है। एम्प्लॉयर ये काम कर सकता है। और क्या है, चाहेगा तो एम्प्लॉयर बंद भी कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये एम्प्लॉयर के पास पावर है, कोई नहीं रोक सकता उसको। हम मालिक है, मेरे पास पावर है। अब वर्कर बोलेगा नहीं तुम कैसे बंद करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट है इसके लिए। अब बोलता है जैसे राजनीतिक निर्णय लेने और संचालन में तकनीकी परिवर्तन को अपनाने जैसे कई अधिकार इसको, ये चाहेंगे तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर सकता है, और अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इसको करने हैं तो ये कर सकता है। वर्कर से पूछने का इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका अपना फंडामेंटल राइट्स है एज ए एम्प्लॉयर। अब आगे पढ़ते हैं। बोलता है संगठन में ध्वनि औद्योगिक संबंधों से प्रबंधकों को लाभ उठाने के लिए विभिन्न तरीके लगाए जाते हैं या निम्नलिखित है। कैसे उठाएगा? बोलता है फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज इन विच मैनेजर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम साउंड और इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छा हो तो कैसे उसको चलाएगा? तो सबसे पहला लिखा है कि कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करना। एक अच्छा एम्प्लॉयर वो होता है जो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो अपना 100% दे। हम अपने देखिए एम्प्लॉई अलग है, उसको जब तक प्यार नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो एक अच्छा एम्प्लॉयर वो होता है जो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उसको इंस्पायर करता है और उसको उससे ज़्यादा काम लेता है। जितना उसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा काम लेगा, एक अच्छे एम्प्लॉयर का पहचान है। ये नहीं कि डांटे डपटेगा, नहीं, प्यार से उससे ज़्यादा काम लेना है। जितना उसका एफिशिएंसी है, जितना वो कर सकता है, उससे ज़्यादा काम लेना है। और उससे ज़्यादा काम लेने के लिए एक ही चीज़ है, मोटिवेशन। हम जानते हैं कि ये बंदा 3 कदम दौड़ सकता है, उसको 4 कदम दौड़ाना है तो मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, तो मोटिवेट करना होगा। आगे क्या लिखा है? कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच समग्र दक्षता में सुधार एवं प्रभावी संचार सुनिश्चित करना। बोलता है इम्प्रूविंग द ओवरऑल इफिशिएंसी एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट। एक एम्प्लॉयर का ये भी ड्यूटी है कि एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये वर्ड जो आया है कम्युनिकेशन, बहुत डेंजरस वर्ड है। सारी समस्याओं का निवारण है सर, ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि सारी समस्याओं का निवारण है कम्युनिकेशन। अगर कोई विवाद है तो बातचीत से सुलझाओ ना, बातचीत से कितने बड़े बड़े विवाद सुलझ जाते हैं। लेकिन जहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ वहाँ तो मारपीट शुरू हो जाएगा। अगर हमको किसी से दुख है, हमको किसी से भी दुख है, कोई हमारे खिलाफ कुछ भी बोल दे, उसको बैठा के पूछेंगे सामने ना कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। वो बैठेगा, बात करेगा, हम भी बात करेंगे, ठीक है मेरी गलती है, माफ़ी मांगते हैं। तो जब हम माफ़ी मांगेंगे तो वो भी शर्मिंदा होगा, ठीक है हम भी माफ़ी मांगते हैं, बात ख़त्म। लेकिन अगर मिल के बैठ के बात नहीं करेंगे, वो अलग धुन में है, ये अलग धुन में, कभी इसका मामला सॉल्व होगा? तो बोलता है कि आप अपने वर्कर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेट करने, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉर्मल नहीं, व्हाट्सअप खाली ग्रुप बना दीजिएगा तो फ़ायदा नहीं। खाली व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, कोई भी मैसेज कर दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है और भड़का रहा है, ऐसे बोल दिया, लो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन कीजिए कि सामने वाले को समझ आए। अब बताइए, अगर वर्कर लोग डिमांड कर रहा है कि हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए, मैनेजमेंट में अगर कोई हम लोग पढ़ना आगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, आप सीखेंगे इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में लीडर बनेंगे ना, तो आपको ये कलेक्टिव बार्गेनिंग आना चाहिए। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि अगर कोई वर्कर सामने से अप्रोच कर रहा है कि हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए, तो एज ए मैनेजर आप क्या करोगे? मना कर दोगे, डांट दोगे, या कुछ कर सकते हो? आप बैठाओ उसको कि ठीक है हम आपका सैलरी 20% बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
तो ताली दो हाथ से बजती है। हम आपका सैलरी बढ़ाएंगे, आप मुझे क्या दोगे? आपको भी तो कुछ देना होगा। आप बहुत सारा चीज़ बोल रहे हो कि सर हम आपके लिए ये किए वो किए, हम तुम्हारा भाई ऋणी हैं, तो मेरे लिए सब कुछ किए हो। हम भी आपके लिए कुछ किए हैं तो हमको भी तो अब चाहिए। तो क्या दोगे आप हमको, बताइए। अगर वर्कर को सामने बैठा के पूछ दिया जाए कि आप क्या दोगे, मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रोडक्शन आप 1.5 गुना कर दो। अभी तक आप 1 महीने में 1 लाख प्रोडक्ट बनाते थे, आप 1.5 लाख बनाने लगो, बस हम दे देंगे। अब बताइए वर्कर क्या करेगा? या तो 1.5 लाख प्रोडक्ट बनाएगा तब जाएगा मांगने, और नहीं तो 1.5 लाख प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो चुपचाप रहेगा, क्योंकि हमको जो टारगेट मिला था वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कैसे हम लोग बच्चा लोग के साथ करते हैं कि KTM चाहिए ना तो तुम लाओ 95%। अब बेटा तभी ना बोलेगा KTM जब 95 लाएगा, उसका आ गया 93 या मान लीजिए 80 आ गया या 70 आ गया, तो बेचारा काहे का कुछ बोलेगा? KTM का के भी नहीं बोलने जाएगा, जानता है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ है ना कि आप लाओगे तो मिलेगा, नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगा। तो अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो बार्गेनिंग कर देता है कि हम अकेले नहीं देंगे भैया, मतलब हम देते जाओ और तुम लेते जाओ और तुमसे हमको कुछ ना मिले, ये नहीं होगा। तो हम देंगे तो सामने से लेंगे भी। तो एक अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो कैसा कम्युनिकेशन रखता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इतने अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा दिया कि सामने वाला चुप हो गया। बहुत विवाद था कि ये हम लेंगे, वो सुविधा लेंगे, बोले सब देंगे हम, आपको घर भी देंगे, आपके बच्चे की पढ़ाई का भी पैसा देंगे, हमको भी तो प्रॉफिट आना चाहिए। हमारा प्रॉफिट बढ़ा दो आप ही तो बढ़ा सकते हो, आप मेहनत करो, आप बढ़ा दो। हम भी एकदम पूरा होमवर्क करके बैठेंगे सामने कि पिछले साल मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, कितना प्रॉफिटेबिलिटी था, क्या प्रोडक्शन था, देखिए। और इस साल प्रोडक्शन देखिए आप, यहाँ पूरा डिजिटल बोर्ड में दिखाएंगे उसको कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि घट रहा है सर। तो प्रोडक्शन घट रहा है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा होगा कि घट रहा है। तो भाई प्रॉफिट घटेगा, सैलरी कैसे बढ़ाएंगे? अगर चाहिए बढ़ाना तो इसको बढ़ा दो, हम सैलरी बढ़ा देंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सारी समस्याओं का जड़ है। अगर एक सॉल्यूशन है, सारा जितना भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन है। नीचे लिखा है कि आपको ऐसे कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ रोजगार के नियम शर्तों की बातचीत के साथ साथ ट्रेड यूनियन की समस्याओं का भी निपटारा करना चाहिए। यानी एक जो अच्छा एम्प्लॉयर होता है वो सबसे पहले जो लेबर लोग का हेड होता है ना, जैसे हर फैक्ट्री में एक हेड होगा, उसको प्रतिनिधि बोलते हैं, और वो तो हेड है। अब वो क्या किया जानते हो, जो आपके टाटा में जो हेड है, तो वो एक व्यक्ति होगा जो चुना हुआ रहेगा, वो ट्रेड यूनियन से जुड़ा रहेगा, वो ट्रेड यूनियन से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि जो हेड होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जो लेबर हेड, उससे कंटिन्यूअस बात करते रहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करते रहिए कि सर हम ये रूल्स लगा रहे हैं, आपके लिए ठीक है कि नहीं है। और साथ ही साथ लेबर यूनियन से भी कनेक्ट रहिए, ट्रेड यूनियन से भी कनेक्ट रहिए। ट्रेड यूनियन के तक वो तो ऐसे भी मैसेज पहुँचा देगा, ये तो मैसेंजर होता है ट्रेड यूनियन का ना, ये क्या होता है, मैसेंजर होता है, ये मैसेज पहुँचाएगा ऊपर। बात समझ गए? यानी हर संगठन में एक अध्यक्ष होता है, या जो भी उसको आप बोल दीजिए वो सदस्य होता है या अध्यक्ष बोलिए, वो क्या कर रहा है, अपना मैसेज ट्रेड यूनियन तक पहुंचा देगा। सर इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे बात हो रही है, आप समझ जाओ। तो लगता है कि अगर कोई समस्या है तो समस्या को हल्ला होने से पहले निपट देना है। कैसे? तो बताइए, अगर मान लीजिए हम बहुत बड़ा चेंजेस करना चाह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करना, हम टेक्नोलॉजी पूरा चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो हमारा लेबर लोग का ऑफिसर होगा, नहीं अध्यक्ष होगा, उसको बैठाएंगे, समझाएंगे कैसे ऐसे बात है, हम ये करना चाह रहे हैं, आप अपने सीनियर को बता दीजिए, ट्रेड यूनियन का जो हेड है उसको बता दीजिए, और उससे मेरा मीटिंग फिक्स करवाइए। हम बताएंगे उनको कि कैसे हम करेंगे। अगर उससे लगता है कि कहीं लेबर लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप विरोध कर सकते हैं। अगर हम समझा दिए और समझाने में कामयाब रह गए और हम चेंज भी कर दिए और विरोध नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा होगा, विरोध नहीं हुआ, तो समझिए आप एक अच्छे एम्प्लॉयर बन गए। इसलिए एक अच्छे एम्प्लॉयर वो होते हैं। आज क्या हुआ जम्मू कश्मीर का विवाद में, बताइए, यही तो हो रहा था, बार्गेनिंग। एक प्लेयर नहीं था, बहुत सारे प्लेयर थे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने। एक प्लेयर नहीं था, ऐसा नहीं कि सरकार को एक से लड़ना था, कितने फ्रंट थे जिससे लड़ना था। खाली संविधान संशोधन एक समस्या नहीं था, अगर एक समस्या संविधान संशोधन तो कब का सरकार कर चुकी होती। खाली संविधान संशोधन समस्या नहीं था सर, समस्या बहुत सारा था। सरकार धीरे धीरे दिमाग लगा के सारे फ्रंट पे काम की और एक साथ ठीक कर दी। अच्छा, वहाँ के जो लोकल लोग थे, सबसे बड़ा तो समस्या उसको समझाना था, क्योंकि जिस दिन लोकल पब्लिक विरोध कर दिया फिर कोई मतलब नहीं है। अब किसको मारिएगा, लोकल पब्लिक को मारिएगा, कोई उपाय नहीं। अरे 10-20 नेता को हम बंद कर सकते हैं, मार तो किसी को नहीं सकते। अब बताइए जनता विरोध कर देती तो, और फिर वही हो जाता जनमत संग्रह कि वोटिंग कराइए कि कौन किधर जाएगा, और सारे अगर जम्मू कश्मीर वाले लोग वोट कर देते कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तब
मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चल जाता है, यूएनओ में मामला चल जाता है कि सर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, यहाँ पे जनता नहीं चाह रही है, यूएनओ में मामला चल जाए और यूएनओ यहाँ करा दे जनमत संग्रह कि ठीक है जनमत संग्रह कराओ, जनता से पूछो किधर जाना चाहते हैं, और जनता अगर बोल देता गुस्से से कि हम उधर जाना चाहते हैं तो ख़त्म था, पूरा कट जाता। कितना रिस्क था वो देखिए। लेकिन करेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे होने के कारण सबको समझाया गया धीरे धीरे। इतना आसान काम नहीं है, 6 महीना 5 महीने से काम चल रहा है, सबको समझाया जा रहा है, समझा के ठीक है। और जो नहीं समझा उठा के डाल दिया उसको कि रखो इसको 6 महीने अंदर, इसको हाइड कर दो, कहाँ है पता नहीं, मोबाइल वोबाइल सब छीन लो, नहीं ये मैसेज करेगा ना उत्पात होगा। और देखिए धीरे धीरे लागू कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया वो लोग को। अब बोला अब जितना उछलना उछलो, अब कोई दिक्कत नहीं, जनता मेरे साथ है तो तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं तो वो चाहता, एक नेता क्या कर सकता है, भड़का सकता है, नॉर्मल पब्लिक को भड़का देगा और आग लगा देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया गया। वही चीज़ यहाँ, अगर कोई नया चीज़ लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय लेना होगा, आराम से काम करना होगा, ताकि किसी तरह का विरोध भी ना हो और हमारे यहाँ कोई भी नई चीज़ एडॉप्ट भी हो जाए। ये एक एम्प्लॉयर का काम है। गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? क्या करेगी गवर्नमेंट? खाली बस देखेगी? शुरुआत में तो देखेगी, जब आप लोग ज़्यादा उलझोगे तब सरकार बीच में टांग अड़ाएगी। शुरुआत में सरकार को कोई लेना देना, आपका छोटा मोटा मैटर आप समझो। अब कोई वर्कर को थप्पड़ मार दिया, सरकार जाएगी, मंत्री जा रहे हैं वहाँ फैसला करने, वो सब नहीं, छोटा मोटा मामला आप निपट लो। अगर मामला बहुत बड़ा हो गया कि महीने भर से तुम लोग का स्ट्राइक चलिए रहा है, क्या ऐसा बात है भाई कि तुम वर्कर को अपना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, वर्कर के स्ट्राइक को ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, एक महीना स्ट्राइक चलता है कहीं, तो कुछ बड़ा मुद्दा है, तो सरकार वहाँ पार्टिसिपेट करती, पहले परमिशन लेती कि अगर तुम लोग चाहोगे तो हम बैठा सकते हैं एक साथ। तो डायरेक्टर बोला ठीक है बैठाइए सर, और स्टाफ ट्रेड यूनियन भी बोला सर बैठाइए, कोई सोल्यूशन तो निकालिए। जैसे कैसे होता है, पारा टीचर 2 महीना 3 महीने से पढ़े हुए तो हाई कोर्ट अपने संज्ञान ले लेता है, अरे क्या कर दियो यार, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उसको बैठा दियो, तुम लोग 3-3 महीना से हड़ताल होता है, तो हाई कोर्ट संज्ञान ले लेगा अपने से। तो हाई कोर्ट आएगा बीच में कि ठीक है तुम लोग टेबल पर बात करो, मेरे सामने बात करो, हम सरकार का अधिकारी जो बोलेगा हम साइन करा के लेंगे, तब तो मानेगा ना जी। मान लीजिए पारा टीचर का है गुस्सा कि सर ये लोग बोलता कुछ है, कल होके चेंज हो जाता है, अभी बोल के क्या हम ये दे देंगे, सुबह भूल जाता है। बोले ठीक है मेरे सामने लिख के देगा, कोर्ट के सामने लिखेगा, कहाँ जाएगा ये? तो कोर्ट लिखवाया, फिर मामला हो गया शांत। बात समझ गए? तो कोर्ट भी आ सकता है बीच में, इंटरफेयर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं सरकार का क्या है। तो फिर यहाँ देखिए लिख दिया 19वीं शताब्दी से पहले सरकार का कोई रोल नहीं था। 19th सेंचुरी से पहले सरकार का कोई रोल नहीं था। बोलता है तुम्हारा लफड़ा है भैया, तुम कंपनी चला रहे हो, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम समझो। यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी से पहले सरकार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, कोई रोल नहीं प्ले करती थी, कोई मतलब नहीं। सरकार बोलती थी मेरा कोई रोल नहीं, तुम फैक्ट्री चला रहे हो, ये एम्प्लॉई है, तुम ही लोग तो आपस में अपना काम करो, तुम लोग आपस में कैसे लड़ा तुम समझो। लेकिन यहाँ लिखा भी है, हालांकि बाद में सरकारी निकायों के रवैये में बदलाव आया, यानी सरकार का सिस्टम बदला। उन्होंने निम्न कारणों से लेबर कोर्ट और जुडिशन के माध्यम से इंडस्ट्रियल जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको ठीक करना शुरू कर दिया। पहला कि दोनों पक्षों के हित की रक्षा होनी चाहिए। सरकार बीच में क्यों आई? सरकार के बीच में आने का सबसे पहला है कि सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़। ऐसा ना हो, ऐसा शुरू में क्या होता था, सबसे शुरू में कि जो इंडस्ट्री वाले लोग होते, जो एम्प्लॉयर होता था वो चढ़ा रहता था, एम्प्लॉय बेचारा दबा रहता था। याद कीजिए पुराने ज़माने जब नौकर समझता था एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर वहाँ दबा रहता था, क्योंकि एम्प्लॉय को पैसे का ज़रूरत है, बेचारे के अकेले रहता था तो दबा रहता था कि भाई जो बोलिए, माई बाप आप ही हैं सब, जो बोलो सब काम करेंगे। धीरे धीरे ज़माना बदला, एम्प्लॉय लोग एकजुट होना शुरू कर दिया, ट्रेड यूनियन बना दिया। अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो गया। अब आपको मालूम है कि उल्टा हो गया, एम्प्लॉयर लोग दब गया। एम्प्लॉय लोग इतना धमकाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, एम्प्लॉयर भी परेशान है। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में हम 100 वर्कर को 6 महीना ट्रेनिंग देके ट्रेंड किए हैं, और सब बोलता है कि हम एकदम हड़ताल कर देंगे, नहीं काम करेंगे, ये करेंगे। कोई भी एम्प्लॉयर को दुख तो होगा यार, फिर हम नया को लाएंगे, फिर 6 महीना, कितना समस्या है। अभी देखिए ना एम्प्लॉयर दबाव में, आप देख लीजिएगा, अगर पारा टीचर हड़ताल पर बैठता है तो सरकार दबाव में, पारा टीचर नहीं। कोई भी आदमी हड़ताल पर बैठता है सरकार दबाव में, जो एम्प्लॉयर है वो दबाव में आ गया। तो सरकार को इसलिए आना पड़ा कि ऐसा ना हो कि ये ट्रेड यूनियन बना के लोग इतना चढ़ जाए कि एम्प्लॉयर दब जाए। अगर एम्प्लॉयर दबेगा, मान लीजिए उसकी शर्तों को मान लिया किसी कारण से, और कंपनी लॉस में चली जा रही है उसके कारण, तो क्या लगेगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, देश में इकोनॉमी देश की ख़राब हो सकती है। तो इसलिए सरकार बीच में आई कि नहीं, हमको दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है।
एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉय का जो हक बनता है वो मिलना चाहिए, और एम्प्लॉयर का भी जो हक है वो भी मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार बीच में पार्टिसिपेशन एक रोल लाई है, और बीच में पार्टिसिपेट की सरकार। तो सरकार का रोल क्या है कि दोनों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी, दोनों के इंटरेस्ट को बचाएगी। आगे है सुनिश्चित करना कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कानूनी नियमों और शर्तों का पालन करें। ये कन्फर्म करना कि चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, दोनों जो लीगल रूल्स हैं उसका पालन करेंगे, उसको मानेंगे। ये दो शर्त हैं, दो कंडीशन है जिसके कारण गवर्नमेंट बीच में आ गई। अब आता है एम्प्लॉयर एसोसिएशन का क्या लेना देना भाई। तो बोलता है जब मामला बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग पहुँचेंगे ना गाड़ी लेके। बताइए, एम्प्लॉयर को आप दबा रहे हैं, बिजनेस को आप दबा रहे हैं, मतलब 500 वर्कर आपके पास है, आप ट्रेड यूनियन है तो क्या कीजिएगा, फैक्ट्री वाला मालिक को दबा दीजिएगा, बंद करके रख दिया ऑफिस में। बताओ, लॉक करके 3 दिन से ऑफिस में रखा हुआ है। वर्कर लोग गुस्सा में कुछ भी कर देता है, रख दिया ऑफिस में, ताला लगा के बाहर में, ताला बंद दी जाओ। अब बेचारा वो ऑफिस में पानी नहीं है उसके पास, ये सही है? जो मालिक आपके घर का चूल्हा जला रहा था आप उसी का खाना पीना बंद कर दिया। गुस्से में कुछ भी कर देता है ट्रेड यूनियन। अब देखिए होंगे, गुस्से में कुछ भी कर देता है ट्रेड यूनियन। अब भीड़ के सामने कुछ नहीं कर सकते वो आदमी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा है कि दुनिया का सबसे कमज़ोर आदमी है, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भीड़ के सामने कुछ कर नहीं सकता। तो क्या लगता है वहाँ पे एम्प्लॉयर एसोसिएशन आएगा आगे या नहीं आएगा? वहाँ पे तुरंत एसोचैम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ये गलत बात है, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन है तो अपनी जगह रखिए। तो वहाँ पे आता है एम्प्लॉयर। देखिए क्या कब आता है, बोलता है यह एक आधिकारिक निकाय है, ऑथराइज्ड बॉडी है, ये ऐसे टेम्पररी बॉडी नहीं है। लेबर यूनियन टेम्पररी हो सकता है, ये जब भी रहेगा तो रजिस्टर्ड बॉडी होगा, क्योंकि बड़े बॉडी है जिसका गठन औद्योगिक मालिकों के हितों की, देखिए जो इंडस्ट्री होते हैं उसके जो मालिक होते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब उसका हक जो होता है, उसको बचाने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए इसको बनाया जाता है। यानी इसको बनाया गया जितने बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के जो इंटरेस्ट हैं उसको बचाने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें कौन कौन आता है फिर बता दें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, फिक्की, ये सब इसके मेंबर हैं। ये सब इसके में बनते हैं, यानी एम्प्लॉयर एसोसिएशन में ये सब का नाम आता है। ये अपने, जैसे अब देखिएगा किसी बिजनेसमैन को अगर बचाना हो तो सारे बिजनेसमैन एक साथ हो जाएंगे, और वो कहाँ होंगे, तो यही संगठन के अंदर होंगे। अब बोलता है यह नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित काम करता है। क्या क्या काम करता है? अपने मालिक को बचाने के लिए, मालिकों को बचाना जरूरी है, कर्मचारियों या सरकार के साथ सामूहिक सौदेबाजी में यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग में, और राष्ट्रीय मुद्दों के मामले में भी मालिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जब जहाँ किसी मालिक को कलेक्टिव बार्गेनिंग का जरूरत पड़ा तो वहाँ मालिक के साथ ये जाता है, इसका अधिकारी जाएगा, कि नहीं जाएगा अकेले टाटा का मालिक, हम भी जाएंगे साथ में, बात करो क्या करना, हम भी रहेंगे साथ में बैठे, हम भी बात करेंगे। बात समझ गए? जैसे उधर लेबर के साथ लेबर ट्रेड यूनियन वाला जा रहा है अध्यक्ष, तो हम भी जाएंगे अपना अध्यक्ष, हम लोग भी बात करेंगे। तो हमेशा एक बिजनेसमैन को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। और क्या करता है दूसरा काम, औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए उचित तंत्र बनाता है, एक मशीनरी बनाता है कि हम कैसे रिजॉल्व करेंगे ऐसे डिस्प्यूट्स को। और तीसरा, किसी संगठन में कर्मचारी संबंधों के बारे में जानकारी देता है कि क्या इंडस्ट्री रिलेशन होना चाहिए, और उसके अनुसार सुझाव देता है। यानी ऐसा नहीं है, ये वर्कर, ये जानते हैं क्या करता है, बीच बीच में वर्कर का मीटिंग लेता है और मीटिंग करके बताता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन होना कैसे चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए। बात समझ गए? और इस संबंध के बारे में जानकारी देता है, तब मामले को सलटाया जाता है। अब देखिएगा हम लोग फैमिली में कोई मामला आ जाता है ना, तो फिर क्या होता है जानते हैं, जो बुजुर्ग आदमी हो जाएंगे कि चलो हम चलेंगे साथ में, और समझाएंगे, लड़का लड़की को बैठा के और समझाते हैं कि जीवन ऐसे नहीं चलता है, जीवन साथी हो, एकदम शुरुआत से कहानी सुनाएंगे उनको, पूरा एकदम सुना के समझा देंगे कि जीवन मतलब रथ का 2 पहिया है, ज़िंदगी अकेले से नहीं चलता है। पूरा कहानी समझा के मामले को सेटल करने का कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। सेटल होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी तो नहीं है। अगर नहीं सुलझे एम्प्लॉयर के बाद, ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयर मतलब समझ रहे हैं ना, कि एम्प्लॉयर वाले गए, उधर से पता चला लड़की के पापा मम्मी पहुंच गए, तो इधर से लड़का की साइड से भी गए कि तुम अकेले नहीं जाएगा, चलो हम भी चलेंगे, उधर से भी और इधर से भी बैठ के मामले को सलटाया जाता है। अगर उसके बाद भी ना सलटे तो क्या होगा आगे? अब देखो, एक हो गया ये वर्कर मालिक वाला यूनियन, ये हो गया वर्कर का यूनियन। वर्कर का यूनियन क्या करेगा? अपने वर्कर का सेफगार्ड करेगा कि मेरे वर्कर के साथ कुछ नहीं हो सकता। मालिक वाला मालिक को सेफगार्ड करता है, वर्कर वाला वर्कर को सेफगार्ड कर सकता है कि किसी वर्कर के साथ आप मारपीट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, मतलब आवाज़ उठा दिया तो हटा दीजिएगा, नहीं हटा सकते। तो ये वर्कर को बचाता है, वो मालिक को बचाता है, लेकिन दोनों का एक ही पर्पस है कि जो झगड़े हैं
जो डिस्प्यूट है इसको ठीक करें, क्योंकि झगड़ा चलते रहेगा तो ना इसका भला है ना उसका भला है, ना वर्कर का भला है ना मालिक का भला है। इसलिए झगड़ा ख़त्म हो जाए ये ज़रूरी है। तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए ये क्या करता है, इसका क्या रोल है, तो देखिए बोलता है जब कार्यकर्ता एक संघ बनाने के लिए एकजुट होते हैं, जितने वर्कर हैं एकजुट होते हैं और आपस में एक प्रतिनिधि चुनते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और प्रबंधन के सामने उनकी मांगों को उठाने के लिए, इसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। फिर से सुनिए, सारे वर्कर लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। सारे वर्कर, जितने भी वर्कर हैं, मान लीजिए 5000 वर्कर मिलके एक ग्रुप बनाए और ग्रुप में क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं कि तुम हमारा मांग पूरा करो भैया, और उसी को बोलते हैं तुम मेरे लिए आवाज़ उठाओ। नहीं, जयराम मातो, सारा स्टूडेंट लोग मिलकर चुन दिया कि आप बनिए भैया मेरा आवाज़। और 2-4 तथाकथित नेता हैं जिनको हम लोग लड़ा दिया आगे कि लगे रहो, और उसको स्टूडेंट यूनियन का नाम दे दिएगा, जबकि ध्यान दीजिएगा वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो याद रखिएगा, आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी। बनते समय कभी रजिस्टर्ड नहीं होता है, बनने के बाद, यानी ये जब जो अभी स्टूडेंट यूनियन बना है, झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से, जिनके ये लोग कुछ नेता हैं, तो अगर ये रजिस्टर्ड हो जाएगा तब इनको पावर ज़्यादा मिल जाएगा। अभी इनको पावर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, अभी ये अपने आप बन गए हैं। थोड़ा ज़्यादा बोलने में तेज़ थे, हर मुद्दे पर अपनी बात रखे और अच्छा बात रखे, तो लोगों को लगा नहीं इसको बनाना चाहिए। तो जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, वो इनको नेता खुद बना दिया। तो वही नेता क्या करते हैं, ये अपनी बात रखते हैं किसके लिए, वर्कर्स के लिए। वो ये तो स्टूडेंट के लिए रखते हैं। हम लोग जो बता रहे हैं कि ऐसे जो नेता होते हैं, अब जो बना इस तरह का यूनियन, जो इस तरह का संगठन बना, उसका अपने आप नाम हो जाता है। जैसे स्टूडेंट का संगठन बना तो स्टूडेंट यूनियन, और ट्रेडर का संगठन बना तो ट्रेड यूनियन, जिसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? पहला, एक कर्मचारी के व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए प्रशासन के साथ सामूहिक रूप से बातचीत करना। अगर किसी एक व्यक्ति को किसी कारण से नुकसान हो रहा है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस कंपनी का, उसके साथ बात करेंगे, मिल के बैठ के बात करेंगे। क्या दिक्कत है बताइए? अकेले उसको नहीं जाने देंगे, क्योंकि अकेले का मुद्दा किसी का भी रिजॉल्व नहीं होता है। आप अकेले लड़िएगा नहीं सकिएगा। ये बचपन से हम लोग सीखे हैं ना, वो एक बांस एक करके, वो बूढ़ा आदमी मरते समय बांस देता था, बेटा लोग तोड़ दिया, और जब ज्वाइंट दिया तो बोला नहीं तोड़ पाया। इसलिए बोलता है कि ग्रुप में जाइए, सब बात सुनेगा। आप छोड़िए ना, एक अकेले चल जाइए थाना में जाके, कोई जो सुन ले आपका बात। आप जाइए 50 आदमी लेके, सब आदमी बोलेगा अच्छा ठीक ठीक बैठो बैठो, सब बात सुनेगा, क्योंकि जानता है ये भीड़ है, ग्रुप है, ग्रुप की बात सब सुनता है। अकेले आप चंदा मांगने चल जाइए, कोई नहीं देगा। अब ग्रुप में जाइए, सब आदमी बोले अरे बहुत सारे लोग आए, चलो बैठो भाई, तुम्हारा क्या मुद्दा है। अकेले वाले को इग्नोर कर देगा, बोले तुम क्या कर लोगे। तो अकेले को कोई नहीं सकता है, ग्रुप चाहिए। तो वही यहाँ लिखा है कि इसका क्या करता है कि जितने वर्कर हैं उसका जो अपना इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए प्रशासन के साथ बातचीत करेगा। संगठन में कर्मचारियों की स्थिति को उच्च करेगा, यानी कोशिश करेगा कि जो वर्कर जहाँ काम कर रहा है उसका स्टेटस ऊपर बढ़े। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले वर्कर को लेबर बोलते थे, अभी क्या कर दिया, अभी क्या बोलते हैं वर्कर को? एम्प्लॉई तो जमाने का चीज़ था। लेबर के बाद वर्कर लोग विरोध कर दिया कि लेबर नहीं बोलेगा, ख़राब वर्ड लगता है, तो बोलने लगा एम्प्लॉई। अभी एम्प्लॉई नहीं बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है? कर्मचारी वही हुआ ना, बताइए। एम्प्लॉई भी अब ख़राब लगने लगा, बोला एम्प्लॉई नहीं बोलेगा, ख़राब वर्ड है, चेंज करो इसको। तो आ गया पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल, पर्सन नहीं पर्सनल, डबल एन होता है, याद रखिएगा। इसको पर्सनल भी बोलते हैं हम लोग, पर्सनल बोलने लगा, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब देखिएगा आज भी बहुत जगह पे जाएगा तो पर्सनल डिपार्टमेंट है, समझ में नहीं आएगा पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब क्या। कोई बोल दिया कहाँ पे रहते हैं ये साहब, पूरे साहब रहते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो समझ में नहीं आएगा कि ये लेबर है कि क्या है, लगेगा कोई ऑफिसर होगा। अब पर्सनल डिपार्टमेंट में भी बुरा लग गया, अब बोलता नहीं ये सब मत बोलो, अब हमको बोलना है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अब वर्कर का जो नाम अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स चल रहा है। ये विरोध कर देगा, वर्कर बोल दीजिएगा, लेबर बोल दीजिएगा। अभी क्या बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स। अरे मैन पावर है भाई, एसेट्स में दिखाइए इसको। ये नहीं रहेगा तो आप नहीं टिकेंगे। आपका मैनेजमेंट तब काम कर रहा है जब ये अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आपका मैनेजमेंट रखा रखा रह जाएगा। सामान बनेगा तब ना दिमाग लगाएगा। इसलिए वर्कर आज के समय में पूंजी है, एसेट्स है आपके लिए। इसलिए बोलता है इसको ह्यूमन रिसोर्स बोलो, मैन पावर बोलो, कि जितना ज़्यादा वर्कर, कौन सा वर्कर, ट्रेंड वर्कर कि अनट्रेंड वर्कर? ट्रेंड वर्कर। अनट्रेंड का कोई वैल्यू नहीं आज के समय में। ट्रेंड वर्कर आपके लिए एसेट्स है, अगर वो छोड़ दिया इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री को लॉस हो सकता है। इसलिए यहाँ बात लिखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के पावर को, एम्प्लॉय के स्टेटस को बढ़ाना है।
कि हर जगह कम से कम एम्प्लॉय का स्टेटस बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे प्रमोट कीजिए। अच्छा, ये लोग किस चीज़ का विरोध करता है? मान लीजिए वर्कर काम कर रहा है, एक नया वर्कर को हम बाहर से लाते हैं तो उसका ये लोग ज़बरदस्त विरोध करता है, बोलता है कि नया नहीं, पुराने को प्रमोशन दीजिए। अरे हम लोग बैकलॉग और रेगुलर भर्ती क्या जान रहे हैं? जो पीजीटी में भी आ रहा है कि बैकलॉग भर्ती और रेगुलर भर्ती, तो भाई फ्रेशर्स को लाना चाहिए। जो आदमी ऑलरेडी सरकारी नौकरी में आ गया, 9-10 को पढ़ा रहा है, उसको घुसने क्यों दे रहे भाई? उसका तो नौकरी है। अब सोचिए वो घुसेगा तो फिर सीट खाली होगा। अब मान लीजिए 20 सीट खाली रहा तो 20 सीट के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगा। या मान लीजिए कॉमर्स का 4 ही टीचर का जॉब हो गया तो 4 सीट खाली हुआ, तो 4 के लिए नौकरी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो 4 सीट फालतू ना खाली हो जाएगा। तो सरकार को रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं रोक सकता क्योंकि समस्या यहाँ है। वहाँ भी विरोध कर देगा सब, वहाँ भी हंगामा कर देगा कि हमको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, हमको भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। कि फ्रेशर्स को खाली लाइएगा कि एकदम नया नया बंदा को ला रहे हैं, पुराना को नहीं दे रहे हैं। इसलिए देखिएगा कि जो पुराने टीचर हैं, जो ऑलरेडी जॉब में आ चुके हैं, 9-10 में पढ़ा रहे हैं, उनको भी मौका है कि वो पीजीटी ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ गए? यही चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ भी है कि हर वर्कर को ये ऑप्शन रहता है कि वो अपना स्टेटस बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हर को मिलेगा मौका। इसलिए देखिएगा उनका सीट अलग है, हम लोग का सीट अलग। हम लोग के सीट में वो लोग इंटरफेयर नहीं करने जाएंगे और वो लोग की सीट में हम लोग को नहीं मिलेगा जगह। कामगारों के लिए, मतलब जो वर्कर होता है के लिए बेहतर कार्य स्थिति और उच्च कार्य सुरक्षा की मांग करना। वर्किंग कंडीशन भी बढ़िया होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ वो काम कर रहा है उसमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डस्ट वाले एरिया में काम कर रहा है तो डस्ट से सेफ्टी दीजिए। अगर लटक के काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी दीजिए। जहाँ भी काम कर रहा है, जिस भी तरीके से काम कर रहा है, सुरक्षा देना आपकी काम है, आपकी जिम्मेवारी है। ये ट्रेड यूनियन तय करता है। आगे क्या लिखता है? मतलब कार्य स्थिति और सुरक्षा की मांग करना। और लिखा है संगठनात्मक, कॉर्पोरेट और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए उच्च स्तर के लोकतांत्रिक नियंत्रण की मांग करके कर्मचारियों को हितों की रक्षा करना। ये लोग बोलता है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है कि हम बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे, उससे हम सारे वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। ये इसका काम है। कोर्ट क्या करेगी इसमें? कोर्ट इस मामले में क्या करेगी? तो कोर्ट सबसे लास्ट प्लेयर होता है, सेकंड लास्ट, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट हो जाएगा। लेकिन देश का कोर्ट सबसे लास्ट प्लेयर। पहले बोलता है तुम लोग सलट लो। हम लोग गांव में नहीं होता है, कोई विवाद हुआ कि सर साथ में शराब पी के गाली दे दिया था, तो पहले लोकल लेवल पे उसको सलटा जाता है। अगर सलट गया कहेगा थाना कचहरी करेगा, लेकिन नहीं सलट रहा है तो मामला आगे बढ़ता है। तो कोर्ट सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, यानी भारत में लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर तो ये इंटरनेशनल कोर्ट है, यहाँ पे तो काम ही नहीं होगा। फिर जाइए इंटरनेशनल कोर्ट में जाके फैसला करिए। जैसे भारत सरकार और एक कंपनी है वोडाफोन, इसका एक केस था, यहाँ नहीं सलटा तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके सलटाया। तो भाई जाओ वहाँ, अब क्या करें, भारत के तुमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, हार गए हो तब भी, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में सलटो। आज इंटरनेशनल कोर्ट क्या किया, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बोल दिया गिरफ्तार करो उस आदमी को। पुतिन साहब को बोला गिरफ्तार करो, पागल टाइप का आदमी मार रहा है उसको लगातार। कमज़ोर देश है, तुम मजबूत हो तो डर के बम पे बम मारे जाओ। एक बिल्डिंग सही नहीं रहने दिया, वहाँ के पब्लिक को परेशान कर रहा है, पकड़ो उसको, अरेस्ट करो। अरेस्ट कर लोगे तो अपने आप का युद्ध खत्म हो जाएगा। दे दिया ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट जब कोई नहीं जाता है तो अपने संज्ञान ले लेता है। कभी कभी आप तो देखेंगे, कभी कभी हम लोग के मुद्दे पर, स्टूडेंट के मुद्दे पर भी हाई कोर्ट सेल्फ संज्ञान ले लेता है, खुद से संज्ञान लेता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनैतिक है, इमोरल है। तो चलिए देखिए क्या करेगा। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान देगा, कोर्ट तब इंटरफेयर करेगा जब आप जाइएगा कोर्ट, कोई ना कोई कंप्लेन फाइल करेगा, या कोर्ट को अगर लगा कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट खुद जाएगा, खुद इंटरफेयर करेगा, उसको सॉल्व करेगा। बात समझ गए? जैसे किसान का आंदोलन चल रहा था बहुत दिन से, सरकार अलग रूट में है, किसान अलग रूट में है। ये अलग रूट में मानने को तैयार नहीं, वो भी मानने को तैयार नहीं। कोर्ट गया कि क्या मामला है जी तुम लोग का, नेशनल हाईवे क्यों ब्लॉक करके रखे हो? कोर्ट खुद संज्ञान लेके चला जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोर्ट खुद नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। तो जब आप अदालत जाएंगे तो अदालत क्या क्या कर सकता है? अदालत न्यायिक दोष तय करेगा कि कौन दोषी है, परस्पर विरोधी निर्णय देगा कि भैया एक दूसरे से ऐसा देगा कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट ठीक हो जाएगा उसका। और उसके बाद जुर्माने का खराब मूल्यांकन करेगा, पुअर वैल्यूएशन ऑफ पेनाल्टी, कि पेनाल्टी मान ली पेनाल्टी लग गया तो क्यों लगा है ना, क्यों नहीं लगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। और भ्रामक नियम और शर्तों को देखेगा ये कि कौन सा ऐसा नियम है या कौन सा ऐसा शर्त है जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। ये सारे चीज़ को ये देखेगा कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। अब हम लोग देखेंगे अनदर पार्टी, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक और पार्टी ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1919 में बना था।
क्यों बनाया था उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।